नमस्कार बच्चों। क्या सभी बच्चों ने बीच छुट्टी में पानी पिया? जब हम पैसे होते हैं तो हम सभी पानी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पानी कहाँ से आता है? आज हम यह समझने के लिए एक गाना गा रहे हैं कि पानी कहाँ से आता है। गाने का नाम है बादल। तो चलो हम गाना शुरू करते हैं। बादल आए, कितना सारा पानी लाए। बादल सारे काले हैं, खूब बरसने वाले हैं। शहरों और पहाड़ों पर, सारे जंगल झाड़ों पर चमक चमक बरसाते होंगे, हरियाली से बातें होंगे। लेकिन हमें बताओ तो, थोड़ा यह समझाओ तो, बादल कैसे आते हैं, पानी लाते कैसे हैं। सूरज की गर्मी से पानी तालाब और झीलों का उड़ जाता है बनकर भाप। सारी गीली चीजों का ऊपर उठकर यही भाप ठंडी होती जाती है। छोटी छोटी धूल कणों पर धीरे से जम जाती है। उड़ते उड़ते बूंदों के कण आपस में मिल जाते हैं। खूब घने और काले काले बादल बन जाते हैं। ठंडी ठंडी जब ये बादल आपस में टकराती है, फिर से अपना रूप बदलते और पानी बरसाते हैं। समझ में आया कैसे मिलता है आपको पानी? अब हम जल चक्र कैसे काम करता है ये देखते हैं। उसके लिए ये चित्र देखो, यह जल चक्र का चित्र है। इस चित्र में यह जो समुंदर का पानी है, उसकी सूरज की गर्मी के वजह से भाप बनती है और उसके साथ ही धरती पर जो भी गीली चीजें हैं, जहाँ भी पानी है, उसकी भी सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनती है। और ये भाप ऊपर ऊपर बहुत ऊपर जाती है और जैसे ही ऊपर जाती है, ऊपर का तापमान ठंडा है और इस ठंडे तापमान की वजह से उस भाप के बादल बनते हैं। और ये बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब उसमें से जो पानी है वो बरसात के रूप से नीचे आता है। फिर धरती पर जो भी जंगल झाड़ों पर, शहरों पर, गांव पर या सभी जगह ये बरसात होती है। अब ये जो बरसात का पानी है, यह पानी, कुछ पानी जमीन के अंदर मुड़ता है और कुछ पानी छोटी छोटी ओहल या छोटी छोटी नदियों के रूप में बहता है। बहते बहते छोटी नदियाँ बड़ी नदियों को मिलती है और बड़ी नदियाँ समुंदर को मिलती है और यह पानी समुंदर में मिलता है। फिर से इस समुंदर के पानी की या धरती पर जो पानी है, जो गीली चीजें है, उसकी सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनती है। फिर ये भाप ऊपर जाती है, फिर ठंडी हो जाती है और फिर से वो बादल टकरा कर उसमें से जो पानी है वो बरसात के रूप से धरती पर आता है। यह चक्र अविरत चलता है और इसलिए इसको जल चक्र कहते हैं। आपको समझ में आया होगा
यह जल चक्र कैसे काम करता है, आपको पानी कैसे मिलता है। लेकिन आपको ये भी समझाना है कि यह पानी कितना अनमोल है और इस पानी का धरती पर प्रदूषण कैसे होता है। पानी का प्रदूषण न होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, यह हमें समझाना है। तो इस पाठ में हम देखेंगे जल संरक्षण। ईश्वर ने हमें 5 महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आपने कभी कल्पना की है कि इन 5 तत्वों में से एक तत्व ना रहे तो क्या होगा? जी हाँ, हर एक तत्व का अलग महत्व है, जिसमें से जल का एक बहुत ही अनमोल महत्व है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जल ही जीवन है। क्या आपको पता है जल संरक्षण क्या है? मैं आपको बताती हूँ किसे कहते हैं जल संरक्षण। ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छ और पेयजल का व्यर्थ बहाव न करते हुए उसको सही तरीके से उपयोग में लाकर जल के बचाव की ओर किए गए कार्य को जल संरक्षण कहते हैं। जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी है, जिसका 96.5% नमकीन या समुद्री पानी है और मात्र 3.5% ही पीने लायक पानी है। देखो, पीने लायक पानी कितना कम है। इससे यह साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में मनुष्य के लिए जल का कितना बड़ा अभाव होने वाला है। इसलिए हमें आज से ही जल संरक्षण का कार्य शुरू करना होगा। जल संरक्षण का काम किसी नेता या सरकारी संस्थान का काम नहीं है। इसे हमें हर एक से घर घर से शुरू करना होगा। अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमें देखकर हमारे आसपास के लोग और आने वाली पीढ़ी भी सीखेंगे। अब मैं तुम्हें इस जल संरक्षण का महत्व बताती हूँ। क्यों करना है हमें जल संरक्षण? हम सभी को जल के महत्व को और भविष्य में जल की कमी के संबंधित समस्याओं को समझने चाहिए। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी और जीवन आज की तारीख तक मौजूद है। मतलब सिर्फ पृथ्वी पर ही पानी उपलब्ध है। पृथ्वी पर हर चीजों को पानी की जरूरत होती है। कौन कौन से चीजों को पानी की जरूरत होती है? जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े, इंसान और अन्य जीवित चीजें, जो भी जीवित चीजें हैं उसे पानी की जरूरत होती है। हमें किस किस बात में पानी की जरूरत होगी, बताओ तो सही। हाँ, हमें पीने के लिए पानी लगता है, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, कृषि आदि जैसी हर गतिविधियों में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी बचाने के लिए केवल हम ही जिम्मेदार है। हम ही कुछ करते हैं पानी बचाने के लिए। आइए आप एक एक करके जानते हैं कि हम जल संरक्षण की जरूरत क्यों है। मनुष्य को जल संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्या जरूरत है उसकी? आपको क्या लगता है
क्या जरूरत होगी जल संरक्षण की? मनुष्य जल के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। यह पानी बचाने का सबसे बड़ा कारण है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को पानी की बहुत किल्लत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है और बढ़ती जनसंख्या है। परंतु जिस प्रकार आज सरकार ने पानी का बिल लेना शुरू कर दिया है और बाजारों में पानी तेजी से बिक रहा है, यह साफ पता चलता है इसे कि पेयजल में तेजी से कमी आ रही है। पीने का पानी कम होने के कारण लोग अशुद्ध पानी का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य को बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े किसान अधिक लोभ के कारण ज्यादा से बोरवेल खुदवा रहे हैं। हर एक को ज्यादा पानी चाहिए तो वो क्या करते हैं? बोरवेल खुदवा लेते हैं। इससे क्या होता है? जिससे वे भूजल का ज्यादा भाग गर्मियों के महीने में कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसका सीधा असर पृथ्वी के जल स्तर पर पड़ रहा है और कुछ वर्षों की अच्छी खेती के बाद उनकी धरती बंजर होती जा रही है। मनुष्य को पानी की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, जैसे पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, फसल उगाने आदि के कार्य में जल की कमी से प्रकृति का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ते जा रहा है, जो पृथ्वी के हर जीव को संकट की ओर लेते जा रहा है। अब तक हमने जल संकट क्या है ये देखा। अब हमें ये देखना है कि इस जल संकट की वजह से क्या हो सकता है। हमारे मनुष्य के जीवन पर इसकी क्या असर पड़ती है, ये भी हमें समझाना होगा। हमारे देश में औद्योगिकरण, शहरीकरण और खनिज संपदा की बड़ी मात्राओं में विद्रोहन तथा कल कारखानों के विषैले रासायनिक अवशिष्टों का उत्सर्जन होने से जल संकट निरंतर बढ़ रहा है। इससे ना तो खेती-बाड़ी के लिए पर्याप्त पानी मिल पा रहा है और ना ही पेयजल की आपूर्ति हो पा रही है। अब इस चित्र को ही देखिए। ये जो पानी का तालाब है, इसमें अमृत जैसा पानी था, लेकिन हमारे मनुष्य ने ही क्या किया? इस पानी में कारखानों के विषैले रासायनिक अवशिष्ट छोड़ दिए। फिर खराब हुई बोतलें, कचरा पानी में डाल दिया, तो यह पानी दूषित हो गया। यह पानी दूषित होने के कारण कौन है? मनुष्य ही है। तो इसी तरह पानी का दूषित होना हर बार चल रहा है और पानी दूषित होते जा रहा है। जल संकट के कारण तालाब, सरोवर एवं कुएं सूख रहे हैं। नदियों का जलस्तर घट रहा है और जमीन का जलस्तर भी लगातार कम होते जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पादपों का अस्तित्व भी मिट गया है। खेतों की उपज घट गई है और वन भूमि सूख रही है तथा धरती का तापमान भी लगातार बढ़ते जा रहा है। देखो, हमारी धरती उष्णता से जल रही है। कौन है इसका कारण? इसका कारण मनुष्य ही है। मनुष्य के कुछ कर्मों की वजह से ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और
उसके परिणाम भी मनुष्य के ही भुगतना पड़ रहे हैं। इस तरह से जल संकट का दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमें कुछ उपाय भी तो करने चाहिए। अब आपको ये समझ आया होगा कि जल संकट के कारण हमें क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इस पर कुछ उपाय भी तो होंगे। हमें कुछ करना भी चाहिए। क्या आपको लगता है हमें कुछ करना चाहिए? हम भी कुछ कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, जरूर आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो चलो, आपको क्या लगता है क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें जल संरक्षण के लिए? चलो, कुछ उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ जल संरक्षण के उपाय। फैक्ट्री एवं कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को एक सुनिश्चित जगह पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे वह अशुद्ध पानी शुद्ध पानी के जल स्रोतों से ना मिल जाए। हमने ऊपर चित्र में देखा, फैक्ट्री एवं कारखानों का गंदा पानी अच्छे पानी के स्रोत में छोड़ दिया तो वो पानी भी गंदा हो गया। वो पानी ना ही पीने लायक रहा, ना इस्तेमाल करने लायक रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा ना ही करना चाहिए और ना ही किसी को कर देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम जल संरक्षण के लिए? समरसेबल पंप से निकलने वाले पानी को हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी की हमें जरूरत है। सबमर्सिबल पंप से बहुत पानी निकलता है, हम बहुत पानी इस्तेमाल करते हैं और इससे पानी का दुरुपयोग होता है। फिर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए पानी की टंकियों को ऑटोमेटिक करना चाहिए। उससे क्या होगा? जिससे शुद्ध जल की बर्बादी ना हो सके। हम सभी को जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं को जागरूकता लानी होगी। हर एक को जल संरक्षण करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। फिर स्नान करते समय हमें शावर टब का प्रयोग ना करके बाल्टी में पानी लेकर नहाना चाहिए, जिससे हम बहुत जल बचा सकते हैं। अब देखो, शावर से नहाने से हम कितना सारा पानी इस्तेमाल करते हैं। यह पानी हम बचा सकते हैं। अगर एक बाल्टी पानी लिया तो हम उससे भी नहा सकते हैं और ये ज्यादा वाला पानी बचा सकते हैं। हर दिन अगर हम बाल्टी में पानी लेकर नहाए तो बहुत पानी बचा सकते हैं। ये हर एक से तय करना होगा कि हम ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें जितनी जरूरत है उतना ही पानी हम इस्तेमाल करेंगे और अगर वो पानी बाल्टी में लिया जाए तो कम पानी में हम नहा सकते हैं। देखो इस चित्र में शावर से नहाने से कितना पानी लगता है और बहुत पानी तो हम इस्तेमाल नहीं करते, उपयोग में नहीं ला सकते। इसलिए हमें नहाने के लिए शावर का उपयोग न करते हुए बाल्टी में पानी लेकर नहाना चाहिए। रसोई में जल की बाल्टी या टब में बर्तन साफ करे तो भी पानी बहुत बचा जा सकता है। जब हम बर्तन साफ करते हैं तो टोटी चालू न करते हुए हमें पानी बाल्टी या टब में लेके बर्तन धोने चाहिए। इससे भी हम बहुत पानी बचा सकते हैं। ये दिखने में तो बात छोटी है, लेकिन इससे बड़े फायदे होते हैं। बहुत पानी बचा जा सकता है। घर घर में अगर हम यह पानी बचाएंगे तो बहुत पानी बचाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में
ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल संचयन के प्रोजेक्ट शुरू किए जाने चाहिए। क्या होते हैं ये वर्षा जल संचयन प्रोजेक्ट? गांव, कस्बों और नगरों में छोटे बड़े तालाब बनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। जब वर्षा आती है तो बहुत पानी होता है, लेकिन उस पानी को हमें बचाए रखने चाहिए। नगरों और महानगरों में घरों की नलियों में पानी को गड्ढा बनाकर एकत्रित किया जाए और पेड़ पौधों की सिंचाई के काम में लाया जाए तो साफ पानी की बचत की जा सकती है। यदि प्रत्येक घर के छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाए जाए और उन्हें मजबूत जलीय फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकता है और इससे भी हम बहुत पानी बचा सकते हैं। फिर घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों, दुकानों, मंदिरों आदि में नली की टोटियां खुली अटूटी रहती है तो अनजाने ही प्रतिदिन हजारों लीटर जल बेकार हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए नगर पालिका एक्ट में टोटियों की चोरी को दंडात्मक अपराध बनाकर जागरूकता भी बढ़ानी होगी। विज्ञान की मदद से आज समुद्र के खारे जल को पीने लायक बनाया जा रहा है। गुजरात के आदि नगरों और प्रत्येक घर में पीने के जल के साथ साथ घरेलू कार्यों के लिए खारे जल का प्रयोग करके शुद्ध जल का संरक्षण किया जा रहा है। इसे भी बढ़ावा देना होगा। हमें भी जो शुद्ध जल है वो पीने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए और कपड़े धोने या बर्तन साफ करने के लिए खारा पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि पीने लायक पानी बहुत कम है। 3.5% पानी ही पीने लायक पानी है। 96% 5 पानी तो खारा पानी है। हमें इस खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिससे हम खारा पानी पीने लायक पानी बना सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तो ये भी हो सकता है। गंगा तथा यमुना जैसी बड़ी नदी की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसका भी बहुत प्रदूषण हो रहा है। अगर हमने इसकी सफाई की तो बहुत सारा पानी हम शुद्ध कर सकते हैं। इस पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी नदियों के जल का शोधन करके पेयजल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। शासन प्रशासन को लगातार सक्रिय रहना होगा। किस बारे में सक्रिय रहना होगा? क्योंकि जंगलों को काटने से हमें दोहरा नुकसान हो रहा है। शासन प्रशासन को इसके बारे में जागरूक रहना होगा। किसी को वृक्ष काटने नहीं देने चाहिए। इससे हमें क्या नुकसान होता है? पहला यह कि बाष्पीकरण ना होने से वर्षा नहीं हो पाती तथा भूमिगत जल सूख जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण जंगल और वृक्ष के अंधाधुंध काटने से भूमि की नमी लगातार कम होते जा रही है। इसीलिए वृक्षारोपण लगातार किया जाना चाहिए। सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, वृक्ष संवर्धन भी जरूरी है क्योंकि वृक्षारोपण तो हर साल
होता है, लेकिन वृक्ष संवर्धन की बहुत जरूरी होती है। जहाँ हरे भरे वृक्ष होते हैं वही वर्षा आती है। इसीलिए हमें वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन करना जरूरी है। पानी का दुरुपयोग हर स्तर पर कानून के द्वारा प्रचार माध्यमों से प्रचार करके तथा विद्यालयों में पर्यावरण प्रदूषण की तरह जल संरक्षण विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाकर रोका जाना जरूरी है। अब समय आ गया है कि केंद्रीय और राज्यों की सरकारों जल संरक्षण को नए विषय बनाकर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक नई पीढ़ी को बताने का कानून बनाए। कानून भी बनाना चाहिए और हमें हर एक को इसका महत्व भी समझना चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि किसी भी तरह हम जल का संरक्षण करेंगे, क्योंकि जल ही तो जीवन है। जल है तो कल है। इसीलिए हमें जल संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। स्वच्छ और पेयजल का व्यर्थ बहाव न करते हुए उसको सुनिश्चित तरीके से उपयोग में लाकर जल के बचाव की ओर किए गए कार्य को जल संरक्षण कहते हैं। हम सभी को जल के महत्व को और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझने चाहिए। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। पृथ्वी पर हर चीजों को पानी की जरूरत होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े, इंसान और अन्य जीवित चीजों में। हमें भी पीने के लिए पानी लगता है। खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, कृषि आदि जैसी हर गतिविधियों में पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए पानी बचाने के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं। हर एक का कर्तव्य है पानी बचाए, पानी प्रदूषित ना करे। हमारे देश में औद्योगिकरण, शहरीकरण और खनिज संपदा की बड़ी मात्राओं में विद्रोहन तथा कल कारखानों के विषैले रासायनिक अवशिष्टों का उत्सर्जन होने से जल संकट निरंतर बढ़ रहा है। इससे ना तो खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त पानी मिल पा रहा है और ना ही पेयजल की आपूर्ति हो पा रही है। पेयजल की कमी होने से लोग इसका उपयोग कम से कम करें। शुद्ध जल कम होने के कारण लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो जाएगी। धरती के अंदर जल का स्तर कम होने से धरती बंजर होने लगेगी, धीरे धीरे करके चटकना शुरू कर देगी, जो भूकंप जैसे हालातों को बढ़ावा देती है। फैक्ट्री व कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को एक सुनिश्चित जगह पर निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, जिससे साफ पानी गंदा ना हो। समरसेबल पंपों से निकलने वाले पानी को हम सब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें जरूरत है। जल संरक्षण के बारे हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया है। चलो, मेरे नानी जल संरक्षण के बारे में क्या कहती थी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी ये जिंदगानी। नहीं उगेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान।
उपजाऊ जो लगती धरती बन जाएगी रेगिस्तान। हरी भरी जहाँ होती धरती वही आते बादल उपकारी। खूब गरजते खूब चमकते और करते वर्षा भारी। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। पानी है अनमोल रत्न, तुम एक एक बूंद बचाओ। बस अंत में मैं इतना ही कहूंगी, जल है तो जीवन है और जीवन है तो पर्यावरण है। पर्यावरण से धरती है और धरती से हम सब है। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जल है तो जीवन है और जीवन है तो पर्यावरण है। इस पर्यावरण से ही धरती है और धरती से हम सब है। हमारे नानी ने हमें ये जो कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, हमें भी ये ध्यान में रखनी चाहिए। क्या कहती थे हमें नानी? सदा हमें समझा ए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। तो आज से हम ये तय करेंगे कि हम पानी व्यर्थ कभी नहीं करेंगे और सतत पानी का संरक्षण करेंगे। जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही तो जीवन है। जल को जीवन का आधार मानकर समाज में नई जागृति लाने का प्रयास किया जाए। अमृत जैसा जन जागरण किए जाए। जल चेतना की जागृति लाने से जल संचय एवं जल संरक्षण की भावना का प्रयास होगा तथा इससे धरती का जीवन सुरक्षित होगा। आशा करती हूँ कि आपको जल संरक्षण का महत्व समझ में आया होगा। आज से हम हर वक्त जल संरक्षण के बारे में सोचेंगे। किसी भी तरह से हमसे जल का प्रदूषण ना होए, ना हम जल का प्रदूषण करेंगे ना और किसी को जल प्रदूषित करने देंगे, क्योंकि जल ही तो संपत्ति है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये हमने थाम लिया है। अगर आपको इस जल संरक्षण का महत्व समझ में आया होगा तो आज से अभी से हम जल संरक्षण के बारे में सोचेंगे। अब हम जब घर जाएंगे तब इस बारे में आपके घर वालों को भी समझाइएगा। और जब तुम कल स्कूल आओगे तब स्कूल आते समय जल संरक्षण कैसे करेंगे इसके बारे में आप खुद सोचेंगे और सोचकर आपके खुद के विचार लिख कर लाइए। जल संरक्षण के बारे में आपके खुद के विचार लिखना है। क्या कर सकते हैं हम जल संरक्षण के बारे में, इसीलिए इसके बारे में ही सोचना है और लिखना है। धन्यवाद।